भुगतान का फायदा भारतीय एक्सा लाइफ फ्यूचर इन्वेस्ट पर भी। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, जीवन सुरक्षा का नया नजरिया। जायफल, जावित्री, काली मिर्च, लौंग, इलायची, अशोक गरम मसाला। क्या आपका गरम मसाला ऐसा सच्चा है? सच्चा ये गरम मसाला। सिर्फ मार्केट बिजनेस ही नहीं, पॉलिटिक्स में भी सीएनबीसी आवाज दिखाता है आपको सबसे पहले आगे की तस्वीर। 9 फरवरी यूपी चुनाव के पहले चरण में ही हमने आपको बता दिया था क्या होगा आगे। चेंज का मोमेंटम हमेशा चैलेंजर की तरफ जाता है। अगर एंटी इनकम्बेंसी है तो मुलायम सिंह 125 से 150 सीट पर क्यों रुकेंगे? वक्त की नब्ज पकड़ते हैं हम और बता देते हैं कि हवा का रुख क्या होने वाला है। मुलायम सिंह नंबर 1 आएंगे और मायावती नंबर 2 आएगी। कांग्रेस और बीजेपी कोई 40-50 सीटों के रेंज में रहेंगे। मार्केट, बिजनेस या पॉलिटिक्स, इंडिया भरोसा करता है सीएनबीसी आवाज पर, क्योंकि यहाँ मिलती है हर खबर सबसे पहले। सीएनबीसी आवाज, वक्त से पहले, किस्मत से ज्यादा। ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज और फिर से हाजिर है आपके सामने शास्त्रार्थ। बातचीत करेंगे हम प्रसिद्ध माइथोलॉजिस्ट और लेखक डॉक्टर देवदत्त पटनायक से। इस हफ्ते हम ये बात करना चाहते हैं, जबकि चुनाव हो गए और राजनीतिक पार्टियों ने जो हार गई उन्होंने कहा कि हम आत्ममंथन करेंगे, हार के कारणों का पता लगाएंगे। तो हमारी नजर इस बात पर है कि राजनीतिक पार्टियों का राजधर्म क्या है, वो क्यों हारती हैं, क्यों जीतती हैं। ये कैसा अजीब सा लोकतंत्र है जहां परिवारवाद से उनकी दोस्ती भी है और हमारे वोटर की दुश्मनी भी उतनी है। राष्ट्रीय पार्टियों के लिए क्या सबक है, उनको पता भी है क्या कि जमीन पर क्या हो रहा है। और राष्ट्रीय पार्टियां या क्षेत्रीय पार्टियां भी सत्ता में आने के बाद नशे में चूर होकर के क्यों भूल जाती हैं कि जनता ही जनार्दन है। चर्चा इसी पर होगी। देवदत्त जी, आपने भी चुनाव को नजदीक से देखा होगा। एक तो हम पहले दर्शकों को यह साफ कर दें कि किसी भी निजी पार्टी पर, व्यक्तित्व पर हमारी कोई टीका टिप्पणी नहीं है, लेकिन जो देश, समाज, राजनीति, सत्ता है, उसमें जो जन कल्याण है उस पर हम फोकस रखना चाहते हैं। जाहिर है कि कोई इसका बुरा नहीं मानेंगे, बल्कि ध्यान से सुनेंगे तो उनकी थोड़ी आपसे मदद हो जाएगी। तो आपसे पहला सवाल मेरा यही है कि ऐसा क्यों होता है कि अचानक बड़े पैमाने पर जीत गए, 5 साल तक सत्ता के मैदान ऐसे रहे कि जनता क्या चाहती है पता ही नहीं और बुरी तरह से हार गए। देखिए, ये तो सनातन सत्य है। अगर आप देखो तो देवताओं का राजा कौन है? इंद्र है। वो इंद्र सभा में बैठता है, जब बैठता है तो बहुत ही एरोगेंट होता है। फिर एक दिन उसके सभा से लक्ष्मी चली जाती है तो दुखी होता है, फिर नम्र बन जाता है। नम्र बनता है, भगवान के पास जाता है कि प्लीज मुझे हेल्प करो। भगवान उसका हेल्प करते हैं, लक्ष्मी वापस आती है, वापस इंद्र सभा होता है, वापस वो एरोगेंट बन जाता है और वापस उसकी वो क्या सक्सेस होता है, फेलियर होता है, फॉर्च्यून आता है, मिसफॉर्च्यून। तो ग्रोथ ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे का खेल। क्योंकि हमारे जो राजनीति के लोग हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो लीडर्स हैं, वो इंद्र भाव है उनमें, विष्णु भाव नहीं है। तो हमेशा लक्ष्मी के पीछे दौड़ रहे हैं, लक्ष्मी उनके तरफ नहीं आ रही है। यहाँ लक्ष्मी तो वोट होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा इस बार जिस पर सबसे बड़ा एक इशू सामने आ रहा है वो ये है कि राष्ट्रीय पार्टियों के लिए बहुत ही निराशाजनक नतीजे आए सामने। पता ये लगता है कि पब्लिक उनको पसंद नहीं कर रही है, उनकी किसी भी बात से प्रभावित नहीं है। राष्ट्रीय पार्टियां इस अहंकार में हैं कि हम देश को समझते हैं, हमको मालूम है कि कैसे लोकतंत्र चलाना है, भारत चलाना है। ये सच्चाई से दूर क्यों हो गई है? देखिए, जब हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर में हमें क्या कहते हैं कि जाके मंदिर जाके दर्शन करो, मतलब आंखें खोलो और सामने वाले मूर्ति को ठीक तरह से देखो। अगर आप मूर्ति को ठीक तरह से देखो तो वहां पे वो दीप लगा के दिखाते हैं कि देखो, और वहां पे हमें दिखाई देता है कि उनके भी बड़े बड़े आंखें हैं, वो भी हमें देख रहे हैं। और फिर हम एक भूल जाते हैं कि इस मंदिर के ऊपर हमेशा एक तीसरा सर होता है जो नीचे झांक के देख रहा है कि कौन किसको देख रहा है, और वो जीभ बाहर निकालता है। ये दिखा रहा है कि तुम दिखावा कर रहे हो या सचमुच में देख रहे हो। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हम केवल इलेक्शंस के टाइम दर्शन करते हैं।
जब इलेक्शन चला जाता है तो फिर हम आंखें बंद कर देते हैं या हम कल्पनाओं की दुनिया में रहते हैं कि मेरी कल्पना ही दर्शन है। जी, जो आलोचक होते हैं, जो टीकाकार होते हैं, जो वक्त के साक्षी हैं, जब दो चुनावों के बीच में वो सत्ता वालों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि आप ये गलत कर रहे हो, तो आलोचना करते हैं, अच्छी नीयत से भी उनको अच्छा फीडबैक देना चाहते हैं, तो वो बुरा मानते हैं। वो कहते हैं कि आपको पब्लिक का नहीं मालूम है, आप तो बंबई दिल्ली में बैठ के पता नहीं क्या बात करते हो, आप तो शहर में रहते हो, आपको ग्राउंड की सच्चाई नहीं मालूम है। और जब नतीजा ऐसा आता है कि कहां आसमान पे थे और कहां जमींदोज हो गए, तब उनको रियलाइजेशन होता है कि यार ये पहले कहा गया था उनसे कि आप अहंकारी हो, आपका पब्लिक से रिजोनेंस नहीं हो रहा है, आप फॉरवर्ड लुकिंग नहीं हो, आप रिग्रेसिव राजनीति करते हो, तो ये अकल मारी क्यों जाती है? देखिए, एक कहना एक बात है, सुनना दूसरी बात है। मैं कह तो बहुत सकता हूं, लेकिन सुनने की क्षमता है। तो बात ये नहीं है कि मैं क्या कह रहा हूं, कि सामने वाला सुन रहा है कि नहीं। निंदक नियरे राखिए, वो पसंद नहीं है। देखिए क्यों नहीं है, हम तीन बातें यहां पे हैं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। नॉर्मली जब बातें होती हैं कि जो कहता है कि मुझे सब पता है इलेक्शंस के पहले और इलेक्शंस के बाद, बहुत फर्क आता है। हमें यही सच किसको पता है, ये घमंड होता है। क्योंकि ये घमंड किसके लिए, ये अपने आप को समझाने के लिए कि क्योंकि वो अंदर क्या है, एक इनसिक्योरिटी होती है कि हमें पता नहीं है, किसी को पता नहीं है, संसार में प्रकृति में किसी को पता नहीं है। लेकिन इससे क्या इनसिक्योरिटी इतनी बढ़ जाती है कि मैं अपने दिल को बहलाने के लिए ख्याल निकालता हूं। बिल्कुल, कवि ने कहा था। बिल्कुल। दूसरा सवाल यह है कि मायावती जिस तरह से हारी, तो आलोचनाएं हैं। एक तो ये कि उन्होंने राजकाज अच्छा चलाया, लेकिन भ्रष्टाचार बहुत था। उनको भी अहंकार हो गया था और पब्लिक से, लोगों से, स्टेक होल्डर से उनका कोई संपर्क या संवाद नहीं था। मुझे इस बात की फिक्र नहीं है कि किसी एक व्यक्ति का क्या होता है, लेकिन हिंदुस्तान के समाज के सबसे कमजोर लोगों का एक जो दलित आंदोलन चल रहा था, उनके सशक्तिकरण का जो एक आंदोलन चल रहा था, मुझे उसकी फिक्र होती है कि उसको एक सेटबैक लगा है, उसके लिए बुरी खबर है। ऐसा क्यों होता है कि सबसे कमजोर इंसान को तुम बनाने चले हो सबसे ताकतवर, उनका नेतृत्व कर रहे हो, लेकिन तुम ही रास्ता भूल जाते हो और इस प्रकार से पराजित होते हो? देखिए, अहंकार सब में है। ऐसे नहीं कि जो गद्दी पे बैठता है उसमें अहंकार होता है, जो गद्दी पे नहीं, अहंकार सब जगह है। ये मनुष्य की प्रकृति है। पहले तो ये तो अगर कोई कहे कि मैं जो कहता है मैं नम्र हूं, वो सबसे बड़ा अहंकारी होता है। लेकिन अहंकार क्यों होता है, उसका बीज क्या है? अहंकार तो फल है, बीज क्या है? बीज और फल में एक फर्क होता है। और अहंकार का बीज होता है भय। अभी अगर आप कोई लीडर को पूछे कि आप यज्ञ किसके लिए कर रहे हो, हम यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ में हम स्वाहा करते हैं, कुछ इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है, तथास्तु आता है। तो यज्ञ किसके लिए कर रहा है? कोई भी लीडर, जितने भी लीडर है सबको सामने रखो, क्या वो यज्ञ देश के लिए कर रहे हैं? क्या वो यज्ञ पार्टी के लिए कर रहे हैं? क्या वो यज्ञ अपने लिए कर रहे हैं? देश में भी गरीबों के लिए कर रहे हैं या अमीरों के लिए कर रहे हैं? क्योंकि वोट गरीब से आता है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट्स अमीरों के पास जाता है। तो यज्ञ किस लिए? तो आप देखो, जब इलेक्शंस हो रहा है तो सब कहते हैं कि हम आपके लिए यज्ञ कर रहे हैं। एक बार यज्ञ संपूर्ण हो गया, मुझे वोट मिल गए, तो मुझे लगता है कि अभी यज्ञ खत्म, अभी मैं यज्ञ केवल मेरे लिए करूंगा। क्योंकि मुझे लगता है कि 5 साल की तो ड्यूरेशन है, पट्टा लिखा हुआ मिल गया, लाइसेंस। हाँ, तो 5 साल में जितना मैं कमा सकूं मैं कमाऊंगा, क्योंकि मरना तो है ही। क्योंकि मुझे ये विश्वास ये नहीं हो सकता है कि नहीं 5 साल बाद अगर मैं कुछ करूं इसके कारण एक दूसरा टर्म मिलेगा। तो मैंने कन्विंस कर लिया है कि पहले जब इलेक्शन आ गया है कि 5 साल बाद तो मैं मरने ही वाला हूं, तो नेगेटिव की तरफ मैं जाऊंगा, पॉजिटिव की तरफ जाता ही नहीं।